Hello everyone, welcome back to Study Maitri. In today's video, we will continue our first chapter. फर्स्ट वीडियो में हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है श्रीलंका, मान लेते हैं ये श्रीलंका है। हमें श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन समझना है, इसलिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। प्लीज़ आप ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ ऊपर वाले भाग में मतलब नॉर्दर्न पार्ट में सिन्हालाज रहते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से ये है, राइट। तो हमने लिखा है कि जो इतना पार्ट है या फिर जो 74% पार्ट है वो कंप्राइज है 74% सिन्हालाज कम्युनिटीज़ का, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, राइट। सिन्हाला इज़ बेसिकली द लैंग्वेज। तो वहाँ पे तमिल में जो 74% है वो सिन्हालाज पॉपुलेशन है। देन वी हैव 18% तमिल्स। 18% तमिल्स में भी दो कैटेगरीज को हमने बाइफिकेट किया है, जिसमें नेटिव्स और इंडियंस दोनों हैं। नेटिव्स वो लोग हैं जो जन्म से ही श्रीलंका में बसे हुए हैं और इंडियंस वो हैं जो प्लांटेशन के टाइम पे एज अ टी वर्कर श्रीलंका में गए और फिर वहीं पर बस गए, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि तमिल्स का जो परसेंटेज है वो 18% है और तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिक्सअप हैं। और फिर है जो 7% वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी उसमें भी सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। और वो 7% कंप्राइज करते हैं। तो ये हमने एक एथनिक कॉम्पोजिशन को समझ लिया। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो सिन्हालास की है, माइनॉरिटी हो गई तमिल्स की। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सिचुएशंस थी, उनको देखते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, 1956 में यहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट में 3 रिकमेंडेशंस उन्होंने पास की, जिसमें से फर्स्ट थी कि सिन्हालास को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये साफ तौर पर एक ये शो कर रहा था कि उन्होंने मेजॉरिटी को फेवर किया और माइनॉरिटी जो कि तमिल्स थे उनके बारे में सोचा तक नहीं। दूसरा स्टेप ये था गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब क्या था, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप सिन्हाला कम्युनिटी से हैं मैं और मैं तमिल कम्युनिटी से हूँ। हम दोनों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अपॉइंट किसे करेगी, सिन्हालास को, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ सिन्हालास को प्रेफरेंस देंगे। और तमिल्स के बारे में एक तरह से साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड था कि प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर करेंगे वो बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म किसका रिलीजन था, सिन्हालास का, क्योंकि वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे। दैट्स वाई उनके सारे डिसीजंस, उनके सारे रिकमेंडेशंस सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि वो सिन्हालास को ही ऊपर रखेंगे, तमिल्स को नहीं, राइट। तो ये था 1956 का एक्ट। अब आप सोचिए कि इस एक्ट को लाने के बाद तमिल्स के मन में क्या जो है भावनाएं आई होंगी, उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी, आइए उसको समझते हैं। तमिल्स के मन में अब एलियनेशन की फीलिंग आ गई थी। एलियनेशन मतलब क्या होता है, एलियनेशन मतलब उनको ऐसा फील कराया गया कि इस कंट्री में होने के बावजूद उन्हें ये फील हो रहा था कि वो इस कंट्री के मेंबर्स या सिटीजन्स नहीं हैं, क्योंकि हर जो डिसीजंस लिया गया, जो रिकमेंडेशंस थी, वो सिर्फ सिन्हालास के फेवर में थी और तमिल्स के जो फेवर था उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ये थी एलियनेशन की फीलिंग। अब गुस्सा भी उन्हें बहुत आया, तो उन्होंने स्टेप्स लिए। स्टेप्स उन्होंने क्या लिए, उन्होंने अब प्रॉब्लम्स थी उनके साथ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर को समझ के उनके लैंग्वेज या कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं थी, मतलब उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझना चाहता था, राइट। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में नहीं थी। दूसरा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। जो सिन्हालास को मिल रही थी वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली। जो बेसिक चीज़ें थी वो भी नहीं उन्हें दे रहे थे। और जो गवर्नमेंट में एजुकेशनल थी या फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी सिर्फ सिन्हालास को दी गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं उनको बहुत गुस्सा आया होगा, जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को फ्रेम किया। अब उनकी डिमांड्स क्या क्या थी वो समझते हैं। तमिल ने अपनी 4 डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा अपने पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। फर्स्ट डिमांड थी उनकी कि तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, सो दैट उन्हें भी वो इम्पोर्टेंस मिल सके जो सिन्हालास को मिल रही थी।
सेकंड उनकी जो डिमांड थी वो ये थी, उन्हें सेपरेट गवर्नमेंट दे दी जाए, क्योंकि वो जो पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने हर तरीके से सिन्हालास को फेवर किया, वो उनके बारे में सोच ही नहीं रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें नहीं सोचना मत सोचो, हमें दूसरी गवर्नमेंट दे दो। बट ये भी नहीं मानी गई। फिर तीसरी उनकी डिमांड थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि खाना पीना रहना सहना सब हम इंसानों की कुछ ज़रूरतें हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो। सिन्हालास को इतना ज़्यादा फेवर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो मेजॉरिटी में है, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर जो भी चीज़ें हमें लिविंग के लिए चाहिए होती हैं, उन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की उन्होंने डिमांड की। बट ये भी नहीं मानी गई। फोर्थ, उन्होंने बोला ये सब नहीं करना, मत करो, अब हमें एक सेपरेट कंट्री ही दे दो, हम अपनी कंट्री खुद बना लेंगे। उन्होंने नॉर्थ, जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट था, उसमें उन्होंने बोला कि हमें एक अलग कंट्री दो ताकि हम अपने तरीके से रह सके, हम अपनी कम्युनिटी के लिए खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके और शांति से अपनी कंट्री में रह सके, और तुम सिन्हालास को खुश रखना चाहते हो तो उन्हें रखो। तो ये 4 डिमांड्स तमिल लोग, जो तमिल्स थे, वो लेकर आए, पर गवर्नमेंट ने इनकी नहीं सुनी, इग्नोर किया। अब आप सोच सकते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा। देखिए, इस स्टोरी का एंड हुआ सिविल वॉर से। बहुत दुखद घटना हुई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, निराश थे, उनकी बात को सुना ही नहीं गया, उन्हें अनदेखा कर दिया गया, जिसकी वजह से गुस्सा जो था वो सिविल वॉर में तब्दील हुआ। और सोशल, जो वहाँ की सोशल सिचुएशन थी, इकोनॉमिक थी, हर तरीके से कंट्री को अफेक्ट हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और मतलब जो कई लोग जो थे उनको कंट्री छोड़ के भी जाना पड़ा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पावर शेयरिंग ना करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, और लास्ट में जाके सिविल वॉर से इस कहानी का अंत हुआ। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन बेल्जियम में हमने देखा कि हैप्पी एंडिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पे पावर शेयरिंग की गई, वहाँ पे लोगों के डिमांड्स को, डिज़ायर्स को समझा गया, उनकी कम्युनिटी की नीड्स को समझा गया, राइट। अब तमिल्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बट उन्हें वही ऑप्शन देखा लास्ट में। लेकिन इससे हम दोनों कंट्रीज़ की सिचुएशंस को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है कंट्री में, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन रहती है, जहाँ लैंग्वेज अलग है, जो कल्चर है वो अलग है, एक साथ रह सकते हैं। नो डाउट इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड रहते हैं क्योंकि हमने भी पावर शेयरिंग किया है। अब हम समझेंगे, और हम हमारे इंडिया का भी समझेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि हमारी गवर्नमेंट ने कैसी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग चुना है और कैसे ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।